बहुत सारा चीज याद नहीं रहता है, लेकिन कितना याद रखा जाए। धरसना नमक सत्याग्रह कल जो नहीं बताए थे, सरोजनी नायडू और इमाम साहब और मणिलाल, इनके नेतृत्व में धरसना में नमक धरसना पे मतलब क्या हुआ था, बताइए आप शिवम। बंगाल में उनको लोहे की मूठ वाली लाठियों से पीटा गया था और इतना बीभत्स दृश्य था वो कि न्यू फ्रीमैन अखबार का संवाददाता था वेब मिलर, उसने कहा है कि संवाददाता के रूप में मैं 18 साल रहा हूं और मैंने असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचे में मारपीट, लेकिन धरसना जैसा बीभत्स दृश्य मैंने कभी नहीं देखा है। ठीक है ना? हाँ हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वेब मिलर नाम था और न्यू फ्रीमैन का ये संवाददाता था। ये कल मैंने नहीं बताया था, ये पूरा डिटेल फिर बाद में लिखवाया भी नहीं। कल क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण में कुछ मैंने नहीं लिखवाया है। ठीक, आते आते लिखवाने का मन नहीं करता है, मेन है कि कुछ समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? उससे कॉन्सेप्ट वाले जो भी सवाल होंगे वो आप बना देंगे। जैसे कल मैंने बताया था, कहां तक बताया था आपको, 1935 के अधिनियम तक बताया था, मैंने बताया था ना। थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। जैसे 1935 का जो अधिनियम आया था, तो उसके पहले 1933 में अंग्रेजी सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था। उस श्वेत पत्र में 1935 के अधिनियम में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, उस श्वेत पत्र में इस बात का जिक्र था। और इस श्वेत पत्र की जांच के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक प्रवर समिति की नियुक्ति की थी। ठीक है? और बताया गया था कि देखो इसको जांच करके कि क्या है। इस प्रवर समिति का अध्यक्ष कौन था, अगर कभी सवाल आ जाए तो क्या बताएंगे? कल आपको बताया सुधीर, बताइए कौन था? लीन लिथगो था। ठीक है ना? लीन लिथगो अध्यक्ष था और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी उसके बाद पार्लियामेंट से वो पास हुआ 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। और ये तो आपको याद ही होगा, बिहार स्पेशल पढ़े हैं, बिहार उड़ीसा में क्या हो गया? अलग हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1937 में। ठीक है? उसके बाद रिजर्व बैंक भी स्थापित हुआ। उसके बाद इसमें मुख्य प्रावधान क्या था कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और 321 धारा था इसमें। सबसे लंबा संवैधानिक व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा यही था, 1935 का अधिनियम। इसीलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान में जो भारत का संविधान है, तो इस संविधान का 2/3 हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। दूसरी बात कि कौन सा संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां को। ठीक है? किस प्रधानमंत्री के शासन काल में आया था ये? इंदिरा गांधी। तो 1900 मैंने यहाँ लिखा है बोर्ड पर 1935 से 47। ठीक है? 1937 में विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। एकदम प्रांत का नाम याद रखिएगा। पहला प्रांत है मद्रास, सुनिए पहले मेरी बात। उसके बाद संयुक्त प्रांत, दूसरा गिनिए उंगली पर। इसके बाद नहीं सीक्वेंस वाइज नहीं, हम आपको याद करें। नहीं, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। ठीक? ये में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को प्राप्त हुआ। असम में सबसे बड़े दल के रूप में भी ये, तो असम करें, बंबई में सबसे बड़े दल के रूप में ये उभरा हुआ था।
लेकिन कई बार किताबों में कंफ्यूजन है। लेकिन आप मान के चलिएगा कि कांग्रेस ने कितने जगहों पर, कितने राज्यों में अपनी सरकार बनाई, कितने जगहों बनाए थे? नहीं, 7 लिखा रहता है किसी किसी किताब में, लेकिन 6 भी हो सकता है। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल की एक पार्टी थी, दोनों कांग्रेस के विरोधी थे। सिकंदर हयात खान का यूनियनिस्ट पार्टी था और फजलुल हक का बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी था। ठीक है ना, याद रखिए। कब दीवान उप दीवान? वो दूसरा है यार। सिकंदर हयात खान का यूनियनिस्ट पार्टी था पंजाब का, याद रखिए, कांग्रेस विरोधी था। और बंगाल में फजलुल हक का पूरा पार्टी का नाम है कृषक प्रजा पार्टी थी। दोनों ये कांग्रेस के विरोधी थे। ये जब सरकार बन गया विभिन्न प्रांतों में, तो यहाँ कई काम किया गया, कल सुधीर बताए थे, जिसमें पहला है कपड़ा जांच समिति बंबई में बनाया गया था। दूसरी बात, बिहार में 1939 में काश्तकारी सुधार अधिनियम, ठीक है। और कुछ इसी समय कुछ आंदोलन भी हुए थे, जैसे मिदनापुर बंगाल में नहर के पानी का टैक्स वृद्धि हुआ था, तो लोगों ने आंदोलन किया था। ठीक उसी प्रकार गारो पहाड़ियों में जब लगान बढ़ गया था, तो हमपोग आदिवासी ने मोतीलाल के नेतृत्व में विद्रोह किया था। ठीक है, ये छोटा मोटा विद्रोह है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इस समय आपको बता दें, इस समय के मंत्रियों ने अपना वेतन को 500 रुपया कर दिया था। इतने सादगी भरे जिंदगी जीते थे ये मंत्री, इन्होंने अपना वेतन को कम करके 500 रुपया कर दिया था और ट्रेन के द्वितीय और तृतीय श्रेणी में यात्रा करते थे उस समय के मंत्री। और बिहार में स्थिति ये थी कि जो किसान थे, जुलूस के वेश में जाकर मंत्री के ऑफिस में जाकर बैठ जाते थे, उसकी कुर्सी। ठीक है, बिहार स्पेशल जब पढ़ा रहे थे हम, तो बोले थे आपको कि बिहार में जो सरकार बनी थी कांग्रेसी, उससे किसानों का मतभेद था ना, मतभेद। स्वामी सहजानंद सरस्वती गंभीर आरोप लगाते थे बिहार के मंत्रियों पर, ठीक है, कि किसानों की मांग को नहीं पूरा करते। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसके कारण कांग्रेस कार्य समिति यानी हेड कांग्रेस के आला कमान से जो फरमान आया कि बिना हमारी अनुमति के ब्रिटिश सरकार ने हमें युद्ध में झोंक दिया है, इसलिए त्यागपत्र दे दो। ठीक है, और सारे कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। तो जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को क्या बनाया? मुक्ति दिवस। जिन्ना बौखला गए थे क्योंकि 1937 के चुनाव में उनकी करारी हार हुई थी और इस कारण से वो कांग्रेस के जनाधार को कम करना चाहते थे और कांग्रेसी सरकार पर यह आरोप लगाते थे कि ये हिंदूवादी मानसिकता रखती है और गैर हिंदुओं पर अत्याचार करती है, विशेषकर मुसलमानों पर अत्याचार करती है और हमारा अस्तित्व अब खतरे में है। इस तरह का नारा लगाकर मुसलमानों को लामबंद कर रहे थे और अपना वोट बैंक बढ़ा रहे थे। इसी समय रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, और रामगढ़ में वायसराय लिथगो से कांग्रेस सरकार ने मांग रखी कि एक अंतरिम सरकार या जो भी हो कि मतलब घोषणा की जाए, स्थापना की जाए। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में लिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव के द्वारा कुछ भी बात कहा गया तो युद्ध के बाद की बात कही गई और युद्ध के समय में कहा गया कि आप हमारा मदद करें, समर्थन करें, युद्ध के बाद ही हम एक संविधान निर्मात्री सभा बनाएंगे या डोमिनियन स्टेट्स की भूमिका देंगे। बहुत अधिक मैंने तनावग्रस्त वातावरण के कारण मार्च 1942 में क्रिप्स भारत आए और क्रिप्स ऐसे नहीं आए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बस आए। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था ब्रिटेन की सरकार पर, जैसे चांगकाई शेख था, चीनी राष्ट्रपति थी, कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट था। ठीक है, इन लोगों का एक दबाव था कि भाई भारत में जो बगावत हो रही है, भारत में जो विरोध हो रहा है, इसका निदान होना चाहिए, क्योंकि विश्व युद्ध में वो चाह रहे थे कि मजबूत शक्ति के तौर पर हम लोग जर्मनी को पराजित करें। मित्र देश जो थे, मित्र देश जिनको कहा जाता है, इन दबाव से स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए और स्टेफर्ड क्रिप्स को माना जाता है कि वो भारत समर्थक थे। ठीक है, और स्टेफर्ड क्रिप्स ने भारत आकर एक योजना प्रस्तुत की जिसको किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? कि उन्होंने एक क्लॉज अपने योजना में डाला कि यदि कोई
प्रांत नहीं चाहता है कि हम भारतीय संघ के साथ रहें तो वो स्वेच्छा से अलग हो सकता है। इसी कारण से कांग्रेसी नेताओं ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ और सुबह में ही 9 अगस्त के पहले ही सारे चोटी के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया और गांधी और सरोजनी नायडू को अलग रखा गया, बाकी को अहमदनगर जेल में रखा गया, लेकिन गांधी और सरोजनी नायडू जैसे नेताओं को आगा खान पैलेस में रखा गया। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त मतलब खुद से ही नेतृत्व, इसमें नेतृत्व विहीन आंदोलन था, इसको कहा जाता है। कोई लीडरशिप नहीं था और यह हिंसक भी था। ठीक है, क्योंकि गांधी में भी अब क्रांतिकारिता आ गई थी, पहले वाले गांधी नहीं थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने डू और डाई का नारा दिया था और उन्होंने यह भी कहा था कि हम एक दुधारी तलवार पर जिसकी चोट उल्टी भी पड़ सकती है हम पे। तो मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, करो या मरो। और इसी कारण से पूरे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूरा भारत आंदोलन में लामबंद हो गया और कई जगह तो ब्रिटिश सरकार की स्थिति को ही हटा दिया गया। कई अस्थाई सरकार की स्थापना हो गई, जैसे बलिया में चीटू पांडे के द्वारा, बंगाल के मिदनापुर में तामलुक जातीय सरकार, महाराष्ट्र में सतारा सरकार। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि सबसे अधिक कंटिन्यूड कौन रहा सरकार, अस्थाई सरकारों में दीर्घजीवी सरकार कौन रहा, दीर्घजीवी मतलब समझ रहे हैं, लंबे समय तक, सतारा का सरकार, वाईबी चौहान उसमें थे। ठीक है, और एक व्यक्ति थे, याद नहीं आ रहा है। सतारा की सरकार जो थी वह लंबे समय तक। इसी समय आपको फिर पीछे ले जा रहे हैं, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष जी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। ठीक है, और हरिपुरा के बाद फिर त्रिपुरी में भी अधिवेशन हुआ 1939 में, फिर सुभाष जी ही जीत गए, सुभाष चंद्र बोस, और गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया हार गए। और उन्होंने कहा भी कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। और इसी सम्मेलन में यह तय किया गया कि गांधी जी जिन सदस्यों का नाम सुझाएंगे उन्हीं सदस्यों को कांग्रेस कार्य समिति में शामिल किया जाए। लेकिन गांधी ने अंत तक कोई नाम नहीं सुझाया क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहें। इस के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और तुरंत ही उनको बंगाल प्रांतीय कांग्रेस से भी निकाल दिया गया। और इस कारण 17 जनवरी 1941 को भारत से गायब हो गए। गायब हो गए मतलब लापता हो गए, शब्द खराब लग रहा है लेकिन भारत से वो हट गए। उसके पहले 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यहां से गायब हो गए तो काबुल, पेशावर, काबुल होते हुए वो रूस गए, लेकिन रूस में उन्होंने किसी विदेशी शक्ति से मदद नहीं मांगा, इसलिए कि रूस भी मित्र राष्ट्रों के साथ हो गया था, क्योंकि जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया था जिसके कारण वो भी ब्रिटेन समर्थक हो गया था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस वहां से जर्मनी चले गए और जर्मनी में उन्होंने हिटलर से सहायता मांगी और हिटलर जर्मनी सहायता का आश्वासन दिया। और फिर यू बोट एक जहाज था जर्मनी में, वहीं से वो कील तक गए, कील से कीव तक गए और कीव से फिर हवाई जहाज से फिर वो आ गए सिंगापुर। सिंगापुर में क्या स्थिति थी कि यहाँ पर पहले से प्रवासी भारतीय निवास करते थे और वैसे भारतीय भी निवास करते थे जो ब्रिटिश सेना के सिपाही थे। ठीक है, यहीं पर सिंगापुर में उन्होंने अस्थाई भारतीय सरकार की स्थापना की। आप कभी भी प्रश्न आ जाएगा कि क्या नाम है उसका, आजाद हिंद फौज है, आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज है? कैप्टन मोहन सिंह ने ही सबसे पहले मलाया में आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार रखा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के लेकिन उसके पहले जर्मनी में भी सुभाष चंद्र बोस ने काम किया था कि जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर इन्होंने स्थापित किया था जर्मनी में, सुभाष चंद्र बोस, और यहीं पर उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था।
फिर यहाँ से जो वो सिंगापुर में अस्थाई सरकार बनाए, तो अस्थाई सरकार की स्थापना के पहले ही उनको रास बिहारी बोस ने 7 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का सेनापति बना दिया। 7 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का कमांडर इन चीफ या मुख्य सेनापति बना दिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थाई भारतीय सरकार की स्थापना की और आगे चलकर जापान ने भी उनको मदद का आश्वासन दिया और जापान ने उनको अंडमान और निकोबार द्वीप दे दिया। तो उनका नाम सुभाष चंद्र बोस ने क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप रखा और सुभाष चंद्र बोस ने सेना को ब्रिगेड में बांटा, जैसे झांसी ब्रिगेड, दूसरा नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, ऐसे करके सेना का भी गठन किया और उम्मीद किया जाता है कि इन्होंने जापान की मदद से रंगून पर अधिकार कर लिया। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद ही पता चला कि ब्रिटिश सेना ने रंगून पर अधिकार कर लिया और वो सारे जो सिपाही थे वो बंदी बना लिए और फिर वहां से हवाई जहाज से कहीं जा रहे थे सुभाष चंद्र बोस, उनका प्लेन क्रैश कर गया। अब ये जो सिपाही जापान वाले रंगून में जो गिरफ्तार हुए थे भारतीय सिपाही, उनको भारत लाया गया और उन पर एक मुकदमा दायर किया गया, जिसको क्या कहते हैं, उस मुकदमा को लाल किला मुकदमा। इस लाल किला मुकदमा में 3 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट थे, शहनवाज, प्रेम सहगल और ढिल्लो। इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इनकी पैरवी किया था चोटी के, मतलब भारत के एपेक्स स्तर के राष्ट्रीय नेताओं ने, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, काटजू, नेहरू। लेकिन इन वकीलों का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स में, भूला भाई देसाई। ठीक है ना, भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, काटजू और जवाहरलाल नेहरू ने इन मुकदमे की पैरवी की। फिर भारत में तो भी इनको फांसी की सजा हुई। भारत में हस्ताक्षर का अभियान जो चला, उसके बाद गवर्नर वायसराय ने अपने विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनकी फांसी की सजा को समाप्त कर। इसी बीच एक और घटना हो गई 1946 में, रॉयल इंडियन नेवी की, ठीक ना, सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, एसएमएस-आई शायद नाम, एसएमएस-आई तलवार नामक जहाज पे, आईएनएस शायद, आईएनएस तलवार जहाज पर खराब भोजन, खराब क्या कहते हैं, वेतन के कारण से नाविकों ने विद्रोह कर दिया और उसमें आग में घी का काम किया। गुरदीप सिंह नाविक था जिसने उस तलवार जहाज पर क्विट इंडिया लिख दिया था, अंग्रेजों के बारे में भारत छोड़ो लिख दिया था, और जिसके कारण उसको बंदी बनाया गया। और पटेल वगैरह के काफी प्रयास से ये हड़ताल जो था नौसैनिकों का समाप्त हुआ, क्योंकि हड़ताल सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं रहा, कराची और कलकत्ता में भी फैल गया था, जिसके कारण बहुत स्थिति तनावपूर्ण थी। तो पटेल ने कहा कि अब आप पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, आप इस हड़ताल को वापस लीजिए। ये नौसेना विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट, ये 18 फरवरी 1946 को हुआ था, डेट याद रखिएगा। लेकिन 25 फरवरी 1946 तक विद्रोह समाप्त हो गया, क्योंकि पटेल ने काफी उन्हें समझाया बुझाया। क्रिप्स इंडिया मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद के साथ साथ के बीच में, मैंने 39 के बाद मुस्लिम लीग का विकास नहीं बताया आपको, इसी समय भारत में सांप्रदायिकता अपने चरम रूप की ओर बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि 1940 में लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, ठीक है ना, उस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन उसमें पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। ये भी बता दे रहे हैं, पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र रहमत अली। पाकिस्तान का मतलब पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, फुल फॉर्म हुआ पंजाब, ए से अफगान, के से कश्मीर, ये आई नहीं सिंध, और टैन मतलब बलूचिस्तान, ठीक है।
ये चौधरी रहमत अली ने, और इकबाल ने क्या कहा था 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में? कौन सा कुछ गया वगैरह था? और इलाहाबाद अधिवेशन में कुछ कहा भी था, लेकिन अस्पष्ट रूप से कहा था। 40 में स्पष्ट रूप से पता चल गया लाहौर ये पाकिस्तान प्रस्ताव के द्वारा कि पाकिस्तान की मांग अब अपरिहार्य हो गई है, मतलब निश्चित रूप से होना है। और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। आगे चलकर जिन्ना ने इसी नारे का प्रयोग करते हुए मुसलमानों को लामबंद करना चाहा, और 1943-44 तक जो भी कैसे पाकिस्तान का निर्माण हो, जो भी योजनाएं आई थी, उस पे विचार करने के लिए मुस्लिम लीग ने एक समिति बनाई थी। उस समिति को कहा जाता है अलीगढ़ नगर समिति या अलीगढ़ नगर योजना। हुसैन कादरी और फजल हुसैन उसके मेंबर थे, हुसैन कादरी और फजल हुसैन, जिन्होंने भारत के विभाजन की एक योजना बनाई, जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि पहला प्रांत बनेगा पाकिस्तान, दूसरा बंगाल, तीसरा हैदराबाद और चौथा हिंदुस्तान। 4 भागों में बांट देनी है। इसको अलीगढ़ नगर योजना कहा जाता है। और मुस्लिम लीग की जो राजनीति थी वो इतनी सांप्रदायिक हो गई थी कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, और बंगाल के नोआखली में और बिहार और संयुक्त प्रांत और गुजरात में भी भयानक दंगे हुए, और पूरा भारत विभत्स दृश्य को प्रदर्शित कर रहा था, जिसके कारण विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन गांधी कभी भी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। पहले विभाजन को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों में कौन थे? हाँ, उसके नेहरू, फिर पटेल और तब गांधी। और गांधी के विभाजन को स्वीकार करने का कारण था कि वो तात्कालिक तौर पर स्वीकार कर रहे थे कि अभी स्थिति खराब है तो अभी स्वीकार कर लेते हैं, बाद में फिर इसको हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गांधी जी की मृत्यु भी हो गई। ठीक है। इसी बीच 1945 में भारत के सांवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, लेकिन जिन्ना के गतिरोध के कारण यह कॉन्फ्रेंस असफल हो गया। ठीक है। और फिर इसके बाद आगे चलकर कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिसमें पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एक और आदमी कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स। इसने बताया कि भारत में एक संविधान बनाया जाए, और उन्होंने कहा जिसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि हों और ब्रिटिश भारत के प्रांतों के भी प्रतिनिधि हों। और इन्होंने कैबिनेट मिशन ने पहली बार राज्यों को 3 समूहों में बांटा था। क समूह के राज्य, ग समूह के राज्य, ऐसे बांटा था। देखिए, क में ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, 11 प्रांत थे, वो थे। ख में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब था। और ग में बंगाल और आसाम था। ठीक है ना। ऐसे प्रांत को बांटा गया था उन्होंने। और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा बाद में भारत में क्या हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसी आधार पर संविधान भी बना है। और पहली बात कि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि हर प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि दिया जाएगा। हर प्रांत को 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए। ठीक है। और इसके बाद लॉर्ड वेवेल जाते जाते एक ब्रेक डाउन प्लान भी देता है। ब्रेक डाउन प्लान कुछ खास प्लान नहीं था, जिसमें वेवेल का कहना था 31 मार्च 1947 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। लेकिन वेवेल चला गया और नया वायसराय आया माउंटबेटन। उसने जो योजना दी उसको कहते हैं 3 जून योजना। और इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियनों का निर्माण हुआ और भारत का इस तरह से विभाजन हो। क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत का कहना था कि आज हमको विभाजन या आत्महत्या में से कोई एक चीज चुनना है। पटेल का स्टेटमेंट था कि जिन्ना चाहे या ना चाहे, हम बिल्कुल विभाजन चाहते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट है। गांधी जी का कहना था कि सारा भारत यदि आग की लपटों में घिर जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। और मेरे मतलब क्या कहते हैं,
मेरे जीते जी ऐसा संभव नहीं, ठीक है ना। यहीं तक मॉडर्न इंडिया था, और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ तक पढ़ा दिया तो खत्म हो गया चले गए। जब आपको फिर से मॉडर्न इंडिया पढ़ना होगा तो आप आ सकते हैं, कुछ भी पूछना होगा। लेकिन कई टॉपिक शिवम अभी छोड़े हैं मॉडर्न इंडिया का, जो कल परसों पढ़ाएंगे हम। तो आप थे ही नहीं क्लास में, कल पूछ रहे थे हम। सर कल रूटीन आता ही नहीं है सर, आज आया रूटीन तब आया, हमको क्या पता कि सर क्लास पहले ही आया हुआ था, सैटरडे आया हुआ, संडे ही को आ गया, आज मेरे में आया देखिए नहीं होगा, और इनको हम डेली रूटीन चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं, हम लोग भी देखते हैं। मॉडर्न इंडिया का एक दिन क्वेश्चन भी आप लोग करवा लीजिए, हम देंगे कि आप कहिएगा राहुल सिंह लगा देगा तब ना मजा आएगा। वैसे ना अब कितना याद रहता। सर आप पूछिए पूरा मॉडल मिल गया, तब मजा आएगा, क्वेश्चन से कितना होगा। आप लिख के दीजिएगा क्या क्या पढ़ाए हैं हम, ये तो दीजिएगा ना। नहीं मॉडल यार कहीं से पूछिएगा सर, क्या देंगे परीक्षा में वाला लिख के देंगे, पढ़ाएंगे जहाँ एग्जाम में ज्यादा नहीं, अब 3 टॉपिक नहीं पढ़ा है वो हमको याद है। आप सोचे कि सर भुला गए, नहीं भुलाए, हम जान के राष्ट्रीय आंदोलन एक साथ ले चल रहे थे। वो टॉपिक साइड वाला है, कुछ लोग साइड में रखे हैं उसको। बताइए कौन, आप ही बताइए ना कौन कौन टॉपिक छोड़ दिए। छूट गया अभी पूरा, छूट नहीं गया, हम जान के छोड़े हैं। वही जान के जो आप छोड़े हैं अभी, कर्जन के बाद पूरा नहीं हुआ माउंटबेटन तक। वो तो साधारण बात है, वो तो कहीं भी मिलता है। वो हम जो बोल रहे हैं वो बात है। देशी रियासतों के साथ अंग्रेजों का संबंध। दूसरा, न्यायिक, भारत में न्यायपालिका का विकास, भारत में सिविल सेवा का विकास। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो नहीं है देशी रियासत संबंध। देशी रियासतों के साथ कौन कौन नीति अंग्रेजों ने कब से कब लाई थी, वो तो आसान है। मैसूर और मराठा और ये तो रटने वाला है। बात समझ रहे हैं ना। ये टॉपिक मैंने जान के छोड़ दिया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और पढ़ते आप तो बोर हो जाते शुरू में, और राष्ट्रीय आंदोलन लगने लगता भारी। बात समझ रहे हैं ना। तो वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाना जरूरी होता है शिवम, समझे ना। अब पहले ही लगेगा महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाने तो तो आप क्या समझिएगा कि हिस्ट्री बहुत भारी है। और वो चैप्टर भारी है, हम मानते हैं, क्योंकि वो पुरातत्व से जुड़ा हुआ है, आर्कियोलॉजी है, समझ गए। क्या बोल रहे थे इसके बाद, बोलिए कौन टॉपिक है। नहीं नहीं, हम नहीं बोले, अब क्या और क्या पढ़ाना है बोलिए। आपको बताए होंगे इसलिए तो छोड़े हैं, वो अनुसार बताए होंगे। नहीं बताया। अभी तक नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चलिए अपना वो बोले थे प्रकाश सर बोले थे करा देंगे, बट वो भी नहीं आता। 13 अच्छा ठीक, हमको लगा कि इसीलिए हम नहीं सोचे कि पॉलिटी में पढ़े होंगे। बंगाल स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की थी बताइए तो। सुधीर। कल पढ़ाए तो यही फायदा हुआ ना कि गोपाल कृष्ण गोखले बोल रहे हैं। याद कीजिए, कल बताए थे। ये है क्या सर, एमएन जोशी। सुधीर को कल बताए 2-2 बार। लिखवाए नहीं है कल, वो वाला जो बताए हम। क्या बता लिखा दिए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन लिखवा दिए, वो वाला छोड़ दिए, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। क्या आपको प्रॉब्लम है, 1857 का विद्रोह बताना है आपको। ठीक, आप कल वाला लिखे, चाहते हैं कल वाला लिखो तो। नहीं वही में आंसर है ना, लिखवाएंगे तो पता चलेगा ना। लेकिन कुछ गोपाल कृष्ण गोखले भी किए हैं सर। वो तो भारत सेवक संघ, दोनों मंत्र नहीं है इसी में। क्या बोलेंगे सर, कुछ नहीं बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में वही आएगा क्वेश्चन। नहीं लिखी लिखी ना, पहले लिखवा दे रहे हैं बंगाले वाला, तब इंटरेस्टिंग है। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। अब शिवम से पूछेंगे फर्स्ट चरण का घटना, तो एक याद नहीं होगा। बताइए फर्स्ट चरण में क्या हुआ था। कहाँ कैसे बताए, पहला चरण में क्या क्या हुआ था। हाँ पूछो।
कांग्रेस का स्थापना हुआ था पहला चरण में। वो हम पूछ रहे हैं। हम क्रांतिकारी आंदोलन को 2 चरणों में बांटा गया है, एक प्रथम चरण, एक दूसरा चरण। कांग्रेस की स्थापना से क्या मतलब उससे? देखो 1905 से 1915 हम्म 5 से 15 का घटना बता। हाँ, कुछ भी बताइए आप अपने जी। 5 में हुआ बंगाल विभाजन हुआ था। हम्म। उसके बाद आपको हुआ भारत छोड़ो 8 में। अरे यार भारत छोड़ो 42 से कहाँ यार मार्लो मिंटो, हाँ 1909 में। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण में कौन सी घटना हुई थी? आप मार्ले मिंटो बता रहे हैं तो बंगाल का विभाजन बता रहे हैं। ये हम पूछ रहे हैं ना, नहीं चलिए आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद बताएंगे हम। समझ नहीं पा रहे, इसीलिए तो 50% क्वेश्चन तो ऐसी पीटी में गलती हो जाता है। क्वेश्चन समझना जरूरी है। आप आता भी होगा ना, ये आंसर आता भी होगा आपको, तो क्वेश्चन अगर नहीं ठीक से समझे तो गलत हो जाएगा, पक्का है। हाँ, वन लाइनर में भी बहुत लोग हैं, नहीं है, समझता ही नहीं क्या पूछ रहा है। वन लाइनर में भी गलती हो जाएगा, उसको कहते हैं सिली मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत होना। यही तो जान ही रहे हैं। ऐसा भी होता है जैसे पेपर मिला, शुरू का 3-4 आसान है, अब आप फूल के कुप्पा हो गए, 5-7 टफ भी है, शुरू में ही आपका दिमाग बन गया, कह रही तो मार ही लेंगे, हो ही जाएगा। इसी में गड़बड़ हो जाता है। संतुलित होकर एग्जाम दिया जाता है, ठीक है ना। किसी सवाल को हल्का नहीं समझना चाहिए ना किसी को भारी समझना चाहिए। चलिए लिखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। लिखिए 1920 के दशक से 1920 के दशक में अनुशीलन समिति और युगांतर संस्था फिर से सक्रिय। 2 मिनट बाद समझ गए तो समझिए, इसके बाद बताइएगा। चलिए लिखिए अगला पॉइंट, पॉइंट बना के, हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने, हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ, कितनों दिमाग लगाते शिवम पहुंच नहीं पाते आप। बंगाल स्वयंसेवक संघ एवं श्री अनिल राय ने, यार शिवम देख लीजिए क्या लिखे हैं, हाँ, की स्थापना की। ये दोनों जो था क्रांतिकारी संस्था था, ठीक है। ये दोनों एकदम नाम के साथ याद रहना चाहिए। अगला लिखिए, सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर अधिकार किया। सूर्यसेन को दूसरा नाम क्या है शिवम? दा मास्टर, दा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सरकारी स्कूल के टीचर। और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की। अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की। और सूरसेन राष्ट्रपति हुए। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा सुधीर बताए थे, कौन सा संस्था स्थापित किए थे? इसके पहले लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सूरसेन ने इसके पहले ही
सूर्यसेन ने इसके पहले ही इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, जिसके सदस्य थे डैश, देखिए लोकीनाथ, कॉमा अंबिका चक्रवर्ती, कॉमा गणेश घोष, कॉमा आनंद गुप्त, कॉमा टेगर बल, कॉमा प्रीतिलता वाडेकर, कॉमा कल्पना दत्त आदि। कहिए कि नाम क्यों लिखवाए सर, इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक ना। नेक्स्ट लिखिए, प्रीतिलता वाडेकर ने पहाड़तली, ब्रैकेट में चटगांव लिखिए, के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा, और पुलिस की गोली से मारी गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1933 ईस्वी में सूर्यसेन को फांसी दी गई एवं कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। सूर्यसेन को फांसी दी गई एवं कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। अगला पॉइंट, 1933 ईस्वी में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कर दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना शिवम। और शांति घोष। अगला पॉइंट, 1932-33 में क्या 1932-33 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में, हाँ, अगला लिखिए, ये क्रांतिकारी आंदोलन से मतलब नहीं है। पूछेंगे कि भारत की पहली महिला स्नातक कौन है। हाँ, नाम याद नहीं, हमको भूल गए। अरे हमको याद नहीं है, आप याद है तो बताइए। अगला लिखिए, सुभाष चंद्र बोस ने, लिखो लिखो थोड़ा जल्दी, फिर हम याद फ्लो में याद रहता है हमको, नहीं तो भूल भी जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के विषय में कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के विषय में कहा था कि
इनकलाब जिंदाबाद, और भगत सिंह जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। अब लिखिए, महात्मा गांधी ने भगत सिंह के बारे में कहा था, डैश, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे याद है, किसी के जीवन में इतना अधिक रोमांच नहीं था जितना कि भगत सिंह के जीवन। अगला पॉइंट, भगत सिंह ने कहा था, डैश, डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा, क्रांति की तलवार पर धार, क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। लिख लिए, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कि फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसकी पुस्तक है? मान ली हिंदी में भी पूछा जा सकता है, बम का दर्शन, भगवती चरण बोहरा। नीचे लिखिए एक लाइन, ऊपर का विवरण बंगाल का है, लिख लीजिए, बाद में आप समझ नहीं पाएंगे। कि कल आपको शिवम क्लास स्टार्ट करने से पहले कहा था मैंने कि क्रांतिकारी आंदोलन की द्वितीय चरण में दो धाराएं थी, एक उत्तर भारत की धारा और एक बंगाल की धारा। मैंने पहले बंगाले लिखवा दिया, उत्तर भारत अभी लिखवाना है। बात समझ रहे ना बात? इसीलिए ये लाइन लिखवाए है, ऊपर का विवरण बंगाल से संबंधित है, ताकि जब पढ़िए आप 6 महीना बाद भी तो समझ में आ जाएगी। अब लिखिए नीचे, ऐसे ही छोटा सा हेडिंग भी दे सकते हैं, उत्तर भारत। लिखिए नीचे, सचिंद्र नाथ सान्याल, कॉमा राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद उत्तर भारत के, चंद्रशेखर आजाद उत्तर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के 3 स्तंभ थे। नेक्स्ट पॉइंट, कानपुर में 1924 में इन तीनों ने ही मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट,
इस संस्था द्वारा पहला कार्रवाई 9 अगस्त 1925 लखनऊ सहारनपुर संभाग, लखनऊ सहारनपुर संभाग के 8 डाउन ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया गया। जो काकोरी षड्यंत्र कांड कहा जाता है, जो काकोरी षड्यंत्र कांड कहा जाता है। ट्रेन एक्सीडेंट, बाद में कर दिया गया। अच्छा, ये हम आपको समझने के लिए लिखे होंगे, षड्यंत्र हम बोल दिए मुंह से, लेकिन ठीक। अगला लिखिए, इस घटना में शामिल, एकदम डेवलपमेंट में लिखिए शिवम, एकदम ऐसी समझ जाएगी एक बार पढ़िएगा तो। इस घटना में शामिल सभी क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी दे दी, लेकिन उसमें वो बच गए थे, चंद्रशेखर आजाद। अब लिखिए, 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान HRA का नाम HSRA कर दिया गया। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। अगला पॉइंट हम लिखवा दिएगा, सभी क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी दे दिएगा। सभी नहीं लिखना है, कुछ बचे थे, सभी काट दीजिएगा शिवम, ठीक ना। सबको कैसे पकड़ लेते, ठीक ना। लिखिए, 1928 ईस्वी में ही राम प्रसाद बिस्मिल भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद द्वारा सॉन्डर्स की हत्या कर दी। शिवम 21 पोस्ट पर था ये, मारा था लाजपत राय को, 21 पोस्ट पर था, ये पूछ रहे हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक था ये, ठीक ना। और उसमें एक स्टेटमेंट भी दिया था लाजपत राय ने कि मेरे ऊपर लाठियों के जो प्रहार किए गए हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित हो। अगला पॉइंट लिखो, 1929 में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधायिका पर में बम फेंका। और उस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड मतलब व्यापार, डिस्प्यूट बिल, डिस्प्यूट माने विवाद,
ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। लिख लीजिए, हम लिखवाए एक्स्ट्रा, इसमें एक और बात लिखिए, यही इंपॉर्टेंट है। इसी समय भगत सिंह ने पहली बार इनकलाब जिंदाबाद बोला था। अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद का कौन निकाला था ये सब? हाँ, लेकिन लोकप्रिय बनाया भगत सिंह ने। वो ये में साम्राज्यवाद मुर्दाबाद बोले, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं। और भी एक लाइन बोले थे, ब्रितानी साम्राज्य का पतन हो। कितना याद रखा जाए यार, ब्रितानी साम्राज्य मुर्दाबाद, ये भी बोले थे, बोले होंगे बहुत। क्या बोले हैं? भगत सिंह बटुकेश्वर। अगला लिखिए, इस घटना के आरोप में गिरफ्तार किया गया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। सिर्फ यही घटना नहीं था सीएम, हम लिखवा नहीं रहे हैं हम, और भी पहले से जो कारनामा किए थे वो भी जोड़ दिया गया था, ठीक ना, इसमें ही लोग पर। और इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। एक आदमी फांसी नहीं पड़ा, खुद से अपनी आत्महत्या कर लिया है, चंद्रशेखर आजाद, 1931 में अल्फ्रेड पार्क। ये हुआ क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, ठीक है ना। इसमें यहाँ तक जो पढ़ाए हैं, जो जो बोले हैं क्लास खड़ा होके, उसमें भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, कुछ भी पूछ सकते हैं, ही नहीं कि बाद में नहीं सर बताए नहीं, समझाए नहीं। कहाँ के राष्ट्रपति हुए थे सर, आप बताएं। वहां पे एक सरकार बनाया था, अंतरिम क्रांतिकारी सरकार। राष्ट्रपति हो, पहले यहाँ के मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री कहा जाता है। कोई भी नाम रख सकता है, मतलब उस सरकार के हेड हुए, राष्ट्रपति। ये बताइए तो शिवम, अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने एक स्थायी सरकार की स्थापना की, कौन प्रधानमंत्री बना था उसको? दिखवा भी चुके हैं। बरकतुल्ला। नेहरू रिपोर्ट में कौन मेंबर थे, सब लिखवाए ना कल। केवल नेहरू जी नहीं थे, बाकी लोग भी थे, जैसे एमएस सरदार, जीआर प्रधान, कुरैशी, तेज बहादुर सब्रू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना, अली इमाम। कुछ भी पूछिए शिवम। सुधीर आप बोलिए, क्या बोल रहे थे, बताइए क्या कर रहे थे उस समय। वो तो बता देंगे, बहुत चाटू है, वो लंबा है।
नहीं, वो शॉर्ट में हम नहीं बताएंगे, क्वेश्चन ही छूट जाए आपका, वैसा नहीं, मैं विस्तार से बता रहा हूँ। उसको शॉर्ट कीजिएगा तो ऑप्शन आता है, जरा भी शॉर्ट कीजिए। बीपीएससी में तो वन लाइनर ज्यादा रहता है। कुछ कुछ क्वेश्चन देता है हम्म, ऐसे रिलेट हो हम्म। कौन दबाना है शिवम? ई नहीं बैक में जो पीछे उसपे टेक्स्ट हो ई हम नहीं लिखेंगे, कौन सर लिखेंगे। एक ही बार मेरा जवाब बाकी है अब बताइए, मॉडर्न इंडिया में कौन सा समस्या है, कोई प्रॉब्लम अभी तक जो पढ़ाए हैं वो बताइए आप, कौन सा कोई भी समस्या है? अंतरिम सरकार का देखिए तो पॉलिटिक्स हैं? अंतरिम मतलब क्या? हम बता देते हैं आपको अंतरिम सरकार क्या है, अंतरिम का मतलब क्या, ही बताइए ना आप हमको। अंतरिम मतलब कि तात्कालिक, तात्कालिक कुछ दिनों के लिए बस वही हुआ अंतरिम सरकार। अरे उसमें जॉन मथाई, वो अली, अरे वो नहीं कह रहे भाई, अंतरिम सरकार में कौन कौन शामिल, ये नहीं कह रहे हैं। उसमें नाम हमेशा जो आएगा ऑप्शन में याद ही रहता है। जॉन मथाई भी थे, सरदार बलदेव सिंह। उनका क्या था ये पूछा हाँ, कौन था? किसको क्या मिला किसी वाला किसको मिला राजेंद्र प्रसाद को, जॉन मथाई को क्या मिला फ्रांस में कौन थे लियाकत अली को वित्त मिला था बाद में। हाँ दोनों में मुस्लिम को भी मिला था बस एक से याद रखना तो वैसा एक्सेल पे हिट कीजिए ना सर जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन है इसको भी 5 मिनट पढ़ के कल आप आए नहीं, कल बहुत मजेदार सवाल था कल। मेरा गलती नहीं है सर हमको लिख के तो पता होगा आपका क्लास हम नहीं रही था नहीं नहीं, अब हम दिव्य कीर्ति जी नहीं है कि मैं अरे यार, कीर्ति सरकार क्लास नहीं कर रहे हैं अभी जा रहा है नेशनल नेशनल के पास है नेशनल लेवल पे जा रहा है, बोलिए मत, नाम मत रखिए। रखिए अरे अभी मत बोलिए, जा रहा है, सब दूसरा आदमी भी सुन रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बोल रहे हैं बहुत जान अरे हमको क्या बोलेंगे भाई, वो ऐसे ही बोल रहे हैं बात। ये भी सर वही टाइम में देख रहे हैं ना मजा लेता है मजा हम गलत बोल रहे हैं सर का क्लास है तो बताओ अरे यार क्या सही हो तुम? अरे कल हमको पता है सर हम जरूर हम आते हैं पूछिए, पूछिए कि नहीं, सीओ में आया है, पूछिए आया क्या? कौन सा बोले बोले सर अब भागा भागी आते क्या फोन करने को? बुलाते तो कल क्या हुआ आयोग में गए तो आप? ओ, बाकी है एडमिट कार्ड दिया है तो बाहर वो रिजर्वेशन तो करवाता है इस डर के मारे नहीं कर रहा कि नॉर्मलाइजेशन कर देंगे तो यहाँ पे हंगामा स्टार्ट कर ये शिवम और सुधीर इस तरह से बना लीजिए तो आप खाली स्थान रखेंगे और हम आप सबका कॉपी कर चेक करेंगे। अभी नहीं कि आपस में बातचीत करके भरिएगा तो उससे मतलब नहीं है। क्या तो भरना है सर हाँ, अभी भर देंगे सर देखिए हम कहाँ से लिख रहे हैं, 1850 नहीं, उससे क्या मतलब, ये आप बताइए क्यों, आप अपना कॉपी पे लिखिए। ऐसे पहला पहला ये है, लाइन खींचना पड़ेगा, फिर बगल में दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, पांचवा लाइन, फिर 40 वाला छठवा लाइन और 50 वाला। बस हमको ये बताना है आपको कि इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन कौन चीज से आ सकता है और इसमें कौन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तब हमको पढ़ाने की सार्थकता लगेगी कि आप कम से कम समझे हैं मॉडर्न इंडिया। तब हमको लगेगा कि मेरा पढ़ाना सफल हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन टॉपिक किस सेक्शन में है और कहाँ से सवाल आता है। अभी भरने की जरूरत नहीं है, आप घर में लेके भर के कल ला के आइएगा, हमको देखेंगे हम। अभी नहीं कि लूसेंट उठा के देखिएगा।
मैंने देख लीजिएगा उसमें से कौन कौन घटना है लिख दीजिएगा। वैसा नहीं, हम देखना चाह रहे हैं, ऐसे ही बिना देखे आप चेक करेंगे कि कितना आप समझे हैं मॉडर्न। ये सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल का हमने लिखा है, ये नहीं कि यही मॉडर्न इंडिया है, इसके पहले भी है मॉडर्न इंडिया। ये पहले लिख के दिखाइए तो कल हमें और देंगे खाना। किसी को बोझिल बना के किताब में लिख देता है, और जो पढ़ता है नया नया इनोसेंट बच्चा वो कंफ्यूज हो जाता है, समझे ना, डरने लगता है कि अरे ये है वो है। चलिए आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे मैं, ये बताइए कि दूसरा सत्याग्रही कौन था? गांधी का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, वो दूसरा सत्याग्रही का नाम क्या था? बताइए, चारों आदमी में से कोई भी बोल सकता है। हाँ, दूसरा सत्याग्रही कौन था? हाँ, जवाहरलाल नेहरू। और गांधी ने हरिजन यात्रा के समय कितनी मील यात्रा की? 12,500 मील। मील है, किलोमीटर नहीं है। दूसरी बात कि किस पत्रकार ने गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते समय अर्धनंगा फकीर कहा था? चर्चिल ने कहा था देशद्रोही फकीर, और इस पत्रकार ने कहा था अधनंगा फकीर, जब वो सेंट पॉल पैलेस चढ़ रहे थे सीढ़ी। सीढ़ी तो नहीं सर, इसका सुने स्टोरी, नाव पर से उतर गया है ना, तब वो बोला नाव यही है। चलिए नाम बताइए, कहानी नहीं हम सुनना चाहते, बहुत सारा कहानी नहीं आता एग्जाम में, नाम खाली बताइए कौन का है। थोड़ी याद नहीं है, फ्रैंक मोरिस। फ्रीडम एट मिडनाइट किसकी लिखी हुई? एक सलमान रश्दी का किताब भी है, सलमान रश्दी का यही मिडनाइट का है भाई, क्या नाम है उसका? हाँ, लैपियर कॉलिंस, और एक और आदमी का पता लगाइए, याद हो जाए। लैपियर। अच्छा, बंदी जीवन किसका किताब है? और भारत माता किसने प्रकाशित किया? भारत माता तो 3 हुआ सर, किसमें नहीं बताइए। आप एक ही बताइए ना, तीनों में से एक बताइए, देखते हैं। भारत माता है ना, वो हिंदी में है, हमने लिखवाया भी है ये। हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में कौन लिखा था? चलिए हटाइए, अजीत सिंह, अजीत द सोशलिस्ट। ऐसे डांगे। और नवयुग। सुधीर आप रट नहीं रहे, कहिएगा कि एग्जाम पास करेंगे, मारा रटना चाहिए ना। थोड़ा सा ऑप्शन दीजिए सर, इसको बता एक अक्षर बताएं, हम पूरा बता दें। एम है, एम। बताइए 13 तारीख को एग्जाम में सुधीर रटिए, जो लिखवाए वो बराबर आता है वो सब। अब बताइएगा अगर आएगा तो मेरे पढ़ाने से सवाल तो, ठीक ना। मुजफ्फर अहमद है। मुजफ्फर अहमद इनकिलाब। किताब है भाई, पत्रिका है। गुलाम हुसैन। लेबर स्वराज पार्टी, पार्टी करें, लेबर स्वराज नाम ही है, गजट माने वही मैगजीन समझिए। नहीं नहीं, भारत का है, भारत का आदमी किसने, जैसे नवयुग निकाला गया था वैसे ही लेबर स्वराज गजट भी निकाला गया था, एक पत्रिका, काजी नजरुल इस्लाम, ये भी लिखवाया मैंने। साइमन आयोग भारत कब आया था? तारीख, तारीख बताना है। 3 फरवरी 1928। और टी प्रकाशम ने कहा साइमन आयोग का विरोध किया था?
तिरुचिरापल्ली, हाँ मद्रास, उसका जगह है ना तिरुचिरापल्ली। मद्रास में टी प्रकाशम ने विरोध किया था, लखनऊ में खलीकुज्जमा ने किया। और बताइए लेबर किसान गजट का क्या बता रहे सर? काजी नजरुल इस्लाम। चेटियार है सर, सिंगर बालू चेटियार। हम आपको पत्रकारिता का विकास जब पन्ना उलाटेंगे तो उसमें लिखवा चुके हैं। चलिए ये बताइए कि रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना था? रेड ट्रेड यूनियन 1937। गलत, हाँ 1939। वो भी गलत, सही है सर 1929। एक तारीख को बना हम्म रणदीवे और अवार्ड मिलके बना देश पांडे। अच्छा ये बताइए कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय अहमदाबाद में मिल फैक्ट्री में 3 महीने की हड़ताल रही, ठीक है। भारत छोड़ो के नहीं, मतलब उसी एरिया में, तो ये हम बता देते हैं, इसका आंसर आपको नहीं पता। उसके एक राष्ट्रवादी इतिहासकार ने भारत का स्टालिनग्राद कहा है अहमदाबाद। ये बताइए कि बकास आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया? क्वेश्चन आ जाएगा तब क्या जवाब? अभी सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान लिखवा चुके हैं बिहार स्पेशल में। ये सुधीर आपको याद होना चाहिए कम से कम। हाँ हाँ, जमीन हम उसका परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं, हम समझ रहे हैं बकास में, हम पूछ रहे हैं कौन नेतृत्व किया था। बोलिए ना, कृष्ण सिंह तो उसमें बच्चा था। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए भी है, इससे भी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्यानंद शर्मा नाम उनका। ये कहा बढ़ैया ताल। आपका है क्या बढ़ैया? नामी एरिया है आपका, हम भी जानते हैं। मोकामा भी नहीं बोला जाता है, मोकमा बोलता है। टाल जंक्शन भी है, ये जंक्शन का स्टेशन भी है। नहीं नहीं, पैसेंजर रुकता होगा। ये बताइए कि गया में कौन किसान नेता? बहुत नामी नेता, यदुनंदन शर्मा। और सारण में यमुना कार्यो। अनवारी एक जगह है, वहां पे राहुल सांकृता है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पहली संस्था कौन बनाई? नहीं नहीं बनाई थी ना, इसलिए तो पूछ रहे हैं। कौन बनाई? नाम है, संस्था का नाम लेना पड़ेगा। 1928 में बनाए थे, 27 में। पश्चिमी पटना बेगार संघ। अच्छा, जो रेडियो था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्या रेडियो का नाम था? कांग्रेस रेडियो है। तो कहां कहां से वो रेडियो प्रसारित होता था? अंदाजे सबसे पहले बंबई, उसके बाद नासिक, 2 ही जगह से प्रकाशित होता। और सुबह खाली वो वही नहीं थी, उसी राम मनोहर लोहिया भी, अच्युत पटवर्धन भी थे। और सिंगापुर से उन्होंने एक रेडियो संबोधन किया था, सुभाष जी ने गांधी को कहा था कि राष्ट्रपिता, ये अंतिम जंग है, अंतिम लड़ाई है, आप हमें आशीर्वाद दें।
मध्यकालीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा राजवंश है दिल्ली सल्तनत में? और सबसे कम? खलजी। सैफ खान का मकबरा कहाँ है? सैफ का मकबरा नहीं, सैफ खान का मदरसा बिहार में। पटना में है, पटना टाउन में है। गांधी मैदान तो नया बसा है, ओरिजिनल पटना सिटी एरिया है। ये सब नया है, ये सब नया है। वही ओरिजिनल पटना है। आपको बिहार स्पेशल भी पढ़ा है तो मैंने बोला कि पूर्णेंदु नारायण सिन्हा की एनी बेसेंट गई थी तो सिटी स्टेशन वो रुक उतरती थी, ये नहीं कि पटना जंक्शन। ओरिजिनल पटना वही है। नानक भी आए हैं यहाँ पे, गुरु नानक, तेग बहादुर भी आए, गुरु गोविंद सिंह भी आए। और भारत की पहली मस्जिद कौन है? आप बताइए, हम तो बता चुके हैं आप लोग को। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम। नहीं भाई, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, मेरे पास नहीं है, वीडियो दिखा देते हैं। हाँ भाई गए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे। क्यों डर लगेगा? कुतुब मीनार परिसर में है तो डर क्यों लगेगा? गलत भावना रखें आप। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, वहां पे मस्जिद जैसा संरचना सिर्फ बना है। अरे मस्जिद में जाने से क्या दिक्कत है, कहीं भी जा सकते हैं। चर्च में भी जा सकते हैं आप, गुरुद्वारा। देखने गए थे, मतलब क्या। हाँ, उसमें एक चीज अच्छा लगता है, पता है क्या? जब अंदर जाइएगा तो बाहर में जो बैठ के गोड़ हाथ उसको क्या कहते हैं इस्लाम की भाषा में? वजू करना। और शुक्र। मजाक कर रहा है। 40 वर्ष की क्या बोलते हैं वाइफ को? बेगम। हाँ तो भारत में कानून नहीं था इसलिए ऐसा हो गया है।